प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो आपकी अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक दी हुई है उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम, उसी के तहत वीडियो नंबर 6 लेकर के और कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, आखिर कविता क्या है, किन किन विद्वानों ने कविता के बारे में क्या कहा है, कविता के क्या घटक या तत्व होते हैं और चित्र भाषा क्या है। इस प्रकार के विभिन्न जो तथ्यों पर आधारित प्रश्न आपके उस प्रश्न पत्र के अनुसार बन सकते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, कविता की रचना प्रक्रिया ये टॉपिक है। क्या है कविता अर्थात पोएम क्या है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि साहित्य की जो पद्य विधा है, काव्य की विधा है, वो कविता है और एक प्रमुख रूप से जनमानस की रुचि के अनुसार अपने भावों को व्यक्त करने में सफल रहती है। अपनी आंतरिक भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कविता। तो यहाँ विद्यार्थियों, कविता की जो परिभाषा दी हुई है उसके अनुसार हम पूरे के पूरे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। देखिए क्या है कविता की परिभाषा। यहाँ सबसे पहला जो शब्द दिया हुआ है वह है आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति। इस प्रकार से अपने जो हृदय में या अंतरस्थल में जो भाव होते हैं उनको अभिव्यक्त करना, जिसे शब्दों में प्रोकर मूर्त रूप दिया जाता है। अर्थात भाव तो हैं अंतर के यानी कि हृदय के, उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लिया जाता है और आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति जिसे शब्दों में पिरो करके मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, ऐसी जो विषय वस्तु होती है विद्यार्थियों वह होती है कविता। यहाँ कविता का संबंध किससे है ये भी देखते हैं। हमारी संवेदनाओं के बहुत निकट है ये कविता हमारी संवेदनाओं के निकट है। मन को छू लेने वाली वस्तु है और मन को कभी कभी ये झकझोर देती है। ऐसी कविता के भावों के अभिव्यक्ति का ये माध्यम कविता है। तो यहाँ हमारी संवेदनाओं के बहुत निकट है कविता, मन को छूने वाली कविता है और मन को कभी कभी झकझोर देने वाली भी कविता हो सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ दिया हुआ है कविता का जो जन्म है वो वाचिक रूप में हुआ, यानी कि वर्णन के द्वारा और वाणी के द्वारा इसको अभिव्यक्त किया गया। यहाँ सबसे प्रमुख जो बात है इसमें वो चित्र भाषा से संबंधित आती है कि जब यहाँ जो छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और जो प्रकृति के सुकुमार कवि हिंदी साहित्य में कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, उन्होंने काव्य में चित्र भाषा की उपयोगिता पर या आवश्यकता पर बल दिया है कि काव्य में जो भाषा है उसकी प्रयुक्ति चित्र भाषा के रूप में होगी। विद्यार्थियों, चित्र भाषा क्या है कि चित्र जो दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम अपने मन में ऐसा किसी भी वस्तु जिसका हम वर्णन कर रहे हैं उसका चित्र जैसा उपस्थित अपने दिमाग में हो जाता है और उस चित्र को देख करके हम जो अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं वो उन शब्दों के द्वारा करते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी जिस चीज़ के हम बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका एक चित्र जैसा हमारे मन में उपस्थित हो गया है। तो अर्थात वो शब्द बोलते हुए से प्रतीत होते हैं, उनका चित्र हमारे सामने आ जाता है उस कविता को पढ़ते समय। तो यहाँ भाषा की चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है सुमित्रानंदन पंत जी ने। ये प्रश्न आया हुआ है पहले भी कि किस छायावादी कवि ने काव्य में चित्र भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया है, तो वो है विद्यार्थियों सुमित्रानंदन पंत। आगे देखते हैं कविता के प्रमुख घटक, कविता के कौन कौन से तत्व होते हैं, किन से मिलकर के कविता निष्पन्न होती है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है बिंब और छंद। ये कविता का प्रमुख घटक है जिसे कि आंतरिक लय कहते हैं। जो भीतर से लय होती है शब्दों को व्यक्त करने के लिए, वह छंद और बिंब दोनों ही होते हैं। दूसरा जो इसका प्रमुख घटक के रूप में आता है चित्र भाषा, जो एक दृश्य बिंब का काम करती है। ऐसा बिंब निर्मित होता है हमारे मन में जो कि दिखाई देता है, दिखाया हुआ सा प्रतीत होता है। तो यहाँ दूसरा जो घटक होता है प्रमुख रूप से वो चित्र भाषा है। तीसरा है संगीतात्मकता, यानी कि संगीत जैसी उपस्थिति यहाँ पर मिलती है। चौथा है लयात्मकता, जब हम शब्दों के द्वारा लय देने का प्रयास करते हैं तो वहाँ कविता निष्पन्न होती है। तो यहाँ विद्यार्थियों 4 प्रमुख घटक हमने देखे हैं। ऐसा आ सकता है प्रश्न पत्र में कि कविता के घटकों में से निम्नलिखित कौन सा नहीं है,
तो आप इनके अलावा जो हो वो लिखेंगे। और इनकी उपस्थिति प्रमुख रूप से कविता में होती है। तो कविता के प्रमुख घटकों के बारे में हमने पढ़ा है, बिंब और छंद जो कि आंतरिक लय होते हैं। कभी कभी ऐसा ही प्रश्न आ जाता है कि कविता की आंतरिक लय होती है, तो कविता की जो आंतरिक लय है वो बिंब और छंद होते हैं। दूसरा है चित्रभाषा, दृश्य बिंब जिसको कहते हैं। तीसरा संगीतात्मकता और चौथा है लयात्मकता। विद्यार्थियों, बिंब और छंद के बारे में हम समझते हैं कि कविता को इंद्रियों से पकड़ने में जो सहायक है, अर्थात कविता को इंद्रियों से महसूस कराने में जो सहायक है वो बिंब और छंद ही होते हैं। कविता को जानने का एकमात्र सरल साधन इंद्रियां ही होती हैं। मानव की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको पकड़ जो होती है, जिसके माध्यम से, जिस विधा के माध्यम से विद्यार्थियों वो कविता होती है। दूसरी चीज इसमें चित्रभाषा के रूप में, जैसा कि हम पहले संक्षिप्त वर्णन कर चुके हैं, इसको देखते हैं। चित्रों या बिंबों, यानी कि बिंब को चित्र का ही रूप दिया गया है। चित्रों या बिंबों का प्रभाव हमारे मन पर सर्वाधिक पड़ता है, अर्थात हम किसी वस्तु को, चित्र को देखते हैं तो उसका प्रभाव हमें उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका जो प्रभाव है वो मन पर अधिक पड़ता है। चित्र को देखकर, बिंब को देख करके देखी हुई वस्तु अधिक प्रभावित करती है। जैसे हमें किसी पर्यटन स्थल पर जाना है, एक तो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं सैद्धांतिक रूप से, एक उस क्षेत्र विशेष का भ्रमण करके वहां उस वस्तु को हम डायरेक्ट देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब जो होते हैं वो अधिक बोधगम्य होते हैं, यानी कि समझ में अच्छी तरह से वो आ जाते हैं। देखी हुई वस्तु, दृश्य बिंब का मतलब ऐसा बिंब जो देखा जाए, दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। तो ऐसी चित्र भाषा पर विद्यार्थियों यहाँ पर बल दिया गया है कविता के अंतर्गत। यहाँ कविता में लय और रिदम का होना आवश्यक है। एक लय विशेष होती है। ज्यादातर आप देखते हैं कि किसी भी पंक्ति की जो अंतिम शब्दावली होती है उसमें प्रत्येक पंक्ति में जो अंतिम शब्दावली है उसमें लय होती है। तो वो लय का एक तात्पर्य यह है कि लय क्यों लाई जाती है कविता में, क्योंकि इससे गेयता बढ़ती है, यानी कि वो जो शब्दावली है वो गेयता से युक्त हो जाती है, अर्थात उससे गाया जा सकता है, गाती हुई सी वो प्रतीत होती है, जिससे संगीतबद्ध कविता स्मरणीय होने के साथ साथ आनंद भी प्रदान करती है। एक तो इसका ये फर्क पड़ता है विद्यार्थियों गेयता के कारण कि स्मरणीय हो जाती है, वो संगीतबद्ध कविता है, वो याद रखने योग्य हो जाती है, वो अच्छी तरह से याद हो जाती है। दूसरी चीज ऐसे हमें आनंद भी प्राप्त होता है गाते समय। विद्यार्थियों, अगला जो टॉपिक है वो है कि कविता में शैली क्या है। शैली का अर्थ होता है तरीका, शैली का अर्थ होता है स्टाइल, कि कविता में शैली का क्या उपयोग है, क्या होती है। तो शैली कविता की रचना की एक प्रक्रिया है, या शैली कविता की रचना का एक तरीका है। कोई भी वाक्य, कविता का जो गठन, उसके जो विविध तरीके हैं, किस प्रकार से कविता बनाई जाए, ऐसे तरीके जो समय, परिवेश और शब्दों के प्रयोग आदि से प्रभावित होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसी जो वस्तु होती है वो विद्यार्थियों कविता की शैली होती है। कि वाक्यों का गठन किस प्रकार से करना है, जो तरीके होते हैं वो समय, परिवेश और शब्दों के प्रयोग के कारण वो बोधगम्य बनने में सहायता करती है। तो ऐसे जो तरीके होते हैं विद्यार्थियों, वो कविता की शैली कहलाते हैं। विद्यार्थियों, कविता में मानवीकरण ये एक प्रमुख विषय है। तो कविता में मानवीकरण की स्थिति कब होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। एक मानवीकरण अलंकार भी है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जब जड़ पदार्थों को ऐसी क्रियाएं करते हुए हम देखते हैं कि मानो जो सजीव वस्तुएं हैं वो चेतन जो पदार्थ हैं वो करते हैं, उसी प्रकार से जड़ पदार्थों में उसका आरोप कर दिया जाता है। तो वहां पर विद्यार्थियों मानवों जैसी क्रियाएं जब जड़ पदार्थों के द्वारा करती हुई सी प्रतीत होती है तो वहां पर मानवीकरण होता है। ऐसी स्थिति जो मानवीकरण के प्रवेश की जो स्थिति है कविता में, वो उस कविता को बोधगम्य बनाती है, रोचक बनाती है। तो यहाँ प्राकृतिक दृश्यों को सजीव बनाने के लिए चेतन बिंब के रूप में प्राकृतिक जो वस्तु हैं, प्राकृतिक जो दृश्य हैं, उनको सजीव बनाने के लिए चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत करने की शैली क्या है, मानवीकरण है। हिंदी साहित्य में आप देखते हैं जो छायावाद की जो स्तंभ हैं, प्रसाद पंत निराला, एक माधवी वर्मा, तो इन्होंने कविता में मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है। अगली देखते हैं विद्यार्थियों छंद मुक्त कविता।
हमने एक प्रमुख जो घटक माना है छंद को इस कविता का, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी भी होती हैं जिसमें जो छंद से मुक्त होते हैं, एक निश्चित छंद का प्रयोग उसमें नहीं होता है। तो ऐसे छंद से मुक्त कविताएं होती हैं, वो किस प्रकार से होती हैं? ऐसी कविता के लिए वहाँ किसी शब्द की लय का होना जरूरी नहीं है। वहाँ जब छंदमुक्त जो कविता होती है उसमें अर्थ का लय पाया जाता है। तो ऐसी कविता के लिए यानी कि छंदमुक्त कविता के लिए अर्थ की लय का निर्वाह किया जाता है। इसमें अर्थ की गेयता अनिवार्य होती है, यानी कि जो गेयता आएगी, गाने का जो गुण आएगा वो अर्थ में आएगा, शब्द में नहीं आएगा। उदाहरण के रूप में इसमें दिया हुआ है कि धूमिल जो कवि हैं उनकी जो एक कविता है मोचीराम, उस कविता में मातृक छंद नहीं है, लेकिन जो अर्थ की लय है वो निश्चित रूप से वहां पर व्यक्त की गई है। आगे देखते हैं कविता के जो और रूप होते हैं उनमें कविता में शब्दों का क्या स्थान है। तो शब्दों की क्या उपयोगिता है किसी कविता में? तो यहाँ दिया हुआ है कि कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण होता है शब्द, क्योंकि शब्दों से ही कविता निर्मित होती है। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे जो पहला उपकरण है वो शब्द होते हैं। विद्यार्थियों अगला है संवेदना, जिसे सिंपैथी कहते हैं, फील कहते हैं, दूसरे के दुख को महसूस करना या परिवेश में जो भी घटित हो रहा है उसको हम महसूस करते हैं, संवेदना उसके प्रति व्यक्त करते हैं। तो ये जो संवेदना है कविता की संरचना का मूल शब्द है। कविता की जो भी संरचना होती है उसमें संवेदना जब आ जाती है तो वो मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात कविता की संरचना का जो मूल शब्द है वो संवेदना होती है। किसी भी स्थिति से जब हम प्रभावित होते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में संवेदना व्यक्त होती है, संवेदना प्रकट होती है। तो वही संवेदना जो है वो कविता को बनाने में, कविता के निर्माण में या कविता की संरचना में मूल शब्द होता है संवेदना। विद्यार्थियों दो कथन यहाँ पर कविता के लिए कहे गए हैं, दोनों ही कभी कभी आ जाया करते हैं प्रश्न पत्र में कि कविता के लिए ये किसने कहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एक वाक्य आया विद्यार्थी, इसमें हिंदी वर्जन में भी आ सकता है, प्ले विद द वर्ड्स, यानी कि शब्दों से खेलो, प्ले विद द वर्ड्स। ये किसने कहा है? तो ये कविता के लिए कहा है W.S. ऑर्डन ने कहा है ये प्ले विद द वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ खेलना। तो यहाँ प्ले विद द वर्ड्स जो वाक्य है जो कहा गया है W.S. ऑर्डन के द्वारा ये कहा गया है। एक परिभाषा जो प्रमुख परिभाषा है कविता के बारे में इस प्रकार से जॉर्ज लुइस बोर्गेस का कथन है, ये जॉर्ज लुइस बोर्गेस का कथन है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है। तो वसंत का अर्थ होता है आनंद, वसंत ऋतु की तरह जिस प्रकार से आकर के प्रकृति में अपना जो आनंद प्रस्तुत करती है, कविता में अपनी जो मनोहरता प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार से जो कविता है वो अपने जीवन में कभी भी आ सकती है और वो वसंत की तरह आ सकती है। वो फिलहाल क्या है कि कोने में घात लगाए बैठी है, प्रस्तुत होने के लिए वो तैयार है। तो ऐसा जो कथन है जॉर्ज लुइस बोर्गेस के द्वारा कहा गया है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कविता बनाते समय, कविता लिखते समय? तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि शब्दों के साथ खेलते हुए उनकी तुकबंदी, यानी कि तुक जो लगाई जाती है उसके प्रयास से शुरू करते हुए, यानी कि पहला जो प्रारंभिक चरण है कविता लेखन का, कविता की रचना का, तो उसमें तुकबंदी लगाई जाती है, तुकबंदी के साथ खेला जाता है शब्दों के साथ, और यहाँ से शुरुआत होती है कविता की। और उसके साथ साथ अभ्यास की निरंतरता इसमें आवश्यक है कि बार बार अभ्यास करें तुकबंदी लगाने का शब्दों के साथ। तो बार बार जब अभ्यास कराया जाता है तो उस ऐसे प्रयास से कविता का लेखन किया जा सकता है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको कविता लेखन से संबंधित जो दो बातें लिखने की यदि आती हैं तो आप लिखेंगे कि प्रारंभ में शब्दों के साथ खेलते हुए तुकबंदी लगाई जाती है, उसके बाद में बार बार तुकबंदी लगाने के अभ्यास की जो निरंतरता है उसके साथ ही कविता निष्पन्न होती है, वो रचना उसकी की जा सकती है। निरंतर अभ्यास, उचित शब्द चयन, आपको निरंतर अभ्यास करना है, उचित शब्दों का संयोजन करना है, गठन है उसका भावानुसार, लयात्मकता है जो क्या भाव को व्यक्त करेगी कविता उसकी लय के अनुसार, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक उत्सुकता, यानी कि रचना करने की जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, वो उससे अच्छी कविता का लेखन किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रमुख शब्दावली थी, प्रमुख तथ्य थे, इनके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो छोटे और रिक्त स्थान वाले या बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें आप अच्छी तरह से इनको हल कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कविता, कहानी और नाटक, ये तीन जो अंग थे उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में 3 अंक का मैटर दिया हुआ है। आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा,
यहाँ अव्यक्ति और माध्यमिक विद्यार्थियों एक विशेष लेखन रह रहा है, पत्र के कार्य लेखन का भी कुछ टॉपिक रह रहा है। तो वहाँ ये जो विशेष लेखन वगैरह एक दो वीडियो में पूरे होंगे, तो तब जा करके हमारा 10 नंबर का जो वीडियो है, 10 नंबर का जो अंक भार है वो संपन्न होता है। तो आप हिंदी परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के प्रति अपना जो मन है वो बनाए रखें और उसको प्रमोट करते रहें। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।